Hello students, today we'll start 6th chapter of 11th history. The name of the chapter is the three orders. इस चैप्टर में हम यूरोपियन कंट्री में यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर जो सोसाइटी तीन कैटेगरीज में बटी हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे. एक्चुअली थ्री ऑर्डर्स का मीनिंग है वो तीन कैटेगरीज जिनमें पूरा का पूरा यूरोप डिवाइडेड था. चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. हम यहाँ पर 9 से 16 सेंचुरी के बीच में यूरोप में होने वाले जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल चेंजिंग थे उनके बारे में पढ़ेंगे. रोमन एम्पायर के फॉल के बाद यहाँ पर जर्मनिक पीपल ने इटली, स्पेन और फ्रांस के एरियाज़ पर अपना अधिकार कर लिया था. उसके बाद इन दोनों के जहाँ पर पॉलिटिकल फोर्स बहुत कम होता था या फिर उसकी एब्सेंस होती थी वहाँ पर लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते थे, युद्ध होते रहते थे. इसीलिए मिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट दी जाती थी. ठीक है, यहाँ धीरे धीरे जो है रोमन एम्पायर का फॉल होता चला गया था, लेकिन अभी भी उसका जो मेन रिलीजियंस था क्रिश्चियन वो अभी भी बना हुआ था. क्रिश्चियनिटी यहाँ पर बनी हुई थी. सो जो यूरोप का जो धीरे धीरे मेन जो रिलीजियस हो गया था वो था क्रिश्चियनिटी. धीरे धीरे यहाँ पर क्रिश्चियनिटी बढ़ने लगी थी. मेनली जो तीन ऑर्डर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि जिन ऑर्डर के बारे में इस चैप्टर पे फोकस किया गया है वो है क्रिश्चियन प्रिस्ट, लैंड ओनिंग नॉबल्स एंड पीजेंट्स. यानी कि प्रिस्ट, नॉबल्स और पीजेंट्स. ठीक है, पूरा का पूरा यूरोप जो है इन्हीं तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड था और इन्हीं तीन कैटेगरीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. अब इनके सोर्सेज हमें कहाँ से मिलता है, हमें कहाँ से इनके बारे में पता चलता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं इन कैटेगरीज के बारे में पता लगाने के लिए कि 9 to 16 सेंचुरी यूरोप किन कैटेगरीज में बटा हुआ था. मेनली यहाँ पर जो सोर्सेज मिलते हैं वो हमें चर्च में मिले हुए डॉक्यूमेंट्स ही हैं. जो चर्च में हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उन डॉक्यूमेंट्स में बर्थ, डेथ, मैरिज और फैमिली, पॉपुलेशन, इन सब के बारे में लिखा हुआ है कि किस प्लेस के किस पॉपुलेशन कितनी होती थी, वहाँ पर फैमिलीज़ किस टाइप से रहती थी, वहाँ पर डेथ रेट क्या था, बर्थ रेट क्या था, सारी चीज़ें इन डॉक्यूमेंट्स में हमें मिली हैं. इनके अलावा कुछ सॉन्ग्स और स्टोरीज़ भी हमें मिली हैं. उन सॉन्ग्स और स्टोरीज़ में वहाँ के फेस्टिवल्स और जो सोशल एक्टिविटीज़ होती थी उन सब के बारे में लिखा हुआ है. सो चर्च में मिलने वाले डॉक्यूमेंट से हमें इनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है इस चीज़ की डिस्कवरी कर रहे थे, बट उन सब में मेन थे मार्क ब्लॉक ने हमें फेडरलिज्म के बारे में बताया. उन्होंने फेडरलिज्म के बारे में सबसे पहले रीड आउट किया था. जैसे ही उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट किया जो चर्च में हमें पाए गए थे, चर्च में हिस्टोरियंस के द्वारा खोजे गए थे, उनमें उन्होंने क्या देखा, फेडरलिज्म वर्ड को खोजा. अब फेडरलिज्म वर्ड क्या होता है, पीजेंट्स और लैंड ऑनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप था वो फेडरलिज्म के ऊपर ही डिपेंड था. ओके, फेडरलिज्म की वजह से ही वो बना हुआ था. वो अभी अपनी डिस्कवरीज कर ही रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी जो है एक नाजी ने उन्हें शूट करके उनकी हत्या कर दी थी. इसके बाद उनका वो जो वर्क था वो वहीं पर बंद हो गया था. एन इंट्रोडक्शन टू फेडरलिज्म होता क्या है. जो ये टर्म है फेडरलिज्म, इसको हिस्टोरियन इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं कि यूरोप में मेडिवल एरा में जो इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट थे उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए फेडरलिज्म वर्ड का यूज़ करते हैं हिस्टोरियन. मेडिवल एरा कौन सा एरा था, बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 5th to 15th सेंचुरी. जो यूरोप में 5th से 15th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड था उसको मेडिवल एरा कहा गया है. ये जो फेडरलिज्म वर्ड है ये जर्मन के फ्यूड से ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है अ पीस ऑफ लैंड. द मीनिंग ऑफ फ्यूड इज अ पीस ऑफ लैंड. ये किस चीज़ को, ये इट रेफर्स द काइंड ऑफ द सोसाइटी दैट डेवलप्ड इन द मेडिवल फ्रांस. ये उस सोसाइटी को रेफर करता है जो सोसाइटी फ्रांस में मेडिवल एरा में डेवलप हुई थी और बाद में वो इंग्लैंड और सदर्न इटली में भी धीरे धीरे डेवलप होती चली गई. अगर हम इसको इकोनॉमिक सेंस में देखें तो फेडरलिज्म रेफर्स टू अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स. इकोनॉमिक सेंस में अगर हम देखें तो फेडरलिज्म उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को रेफर करता है जिसकी वजह से पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में आपस में रिलेशन बने हुए थे. ओके,
अब ये जो रिलेशंस थे इनमें क्या थे, पीजेंट्स अपनी सर्विस अपने मास्टर को, अपने लॉर्ड्स को देते थे और लॉर्ड्स उसके बदले में उन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन देते थे कि अगर बाहर से कोई भी हमला उनके ऊपर होता है तो उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी लॉर्ड की होती थी, ठीक है, क्योंकि ये लॉर्ड भी आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते ही रहते थे। सो एक लॉर्ड के एरिया में जितने पीजेंट्स होते थे उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी एक लॉर्ड की होती थी और इसके बदले में वो क्या करते थे, अपने लॉर्ड को अपनी सर्विसेज देते थे। ओके, अब हालांकि जो रोमन एम्पायर था उसकी जो फॉल था वो हो रहा था, बट वहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी थी वो अभी भी बनी हुई थी। एक एग्जांपल ऐसा ही पाया जाए, जो फ्रांस के किंग शार्लमेन थे उनके काल में एक ऐसा एग्जांपल पाया गया है कि उन्होंने जो इस फेडरलिज्म वर्ड को स्टार्ट किया था, लेकिन 11th सेंचुरी के एंड तक ये फेडरलिज्म जो है पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल गया था। उन्होंने स्टार्ट कब किया था, शार्लमेन ने कब स्टार्ट किया था फेडरलिज्म वर्ड को, 742 to 814 ये उनका शासन काल था। मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में जो है फेडरलिज्म वर्ड यूरोप में स्टार्ट हुआ था और उसके वजह से जो रिलेशनशिप बनते थे वो भी स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट है फ्रांस एंड इंग्लैंड। गोल एक क्षेत्र था, एक एरिया था जो कि रोमन एम्पायर में था। ये जो एरिया था वो बहुत ही प्रोस्पेरियस एरिया था। इसके दो साइड कोस्ट लाइन्स लगती थी, माउंटेन रेंजेस यहाँ पर थी, लॉन्ग रिवर्स थी, फॉरेस्ट थे और बहुत ही एग्रीकल्चर के लिए सूटेड प्लेन्स भी यहाँ पर थे। सो ये एक प्रोस्पेरियस एरिया था। बट 6th सेंचुरी में एक जर्मनिक ट्राइब जिसका नेम था फ्रैंक, उन लोगों ने इस एरिया को कॉन्कर्ड कर लिया था और इसका नेम गोल से चेंज करके फ्रेंच रख दिया था, फ्रांस रख दिया था, ठीक है। और ये जो फ्रांस और फ्रैंकिश किंग थे वो कौन सी रिलीजियस से रिलेट करते थे, वो भी क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन ही वो लोग थे। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर फ्रांस का इमर्स हुआ था। मतलब फ्रांस वर्ड कैसे स्टार्ट हुआ या फ्रांस कैसे बना था, वो एक जर्मनिक ट्राइब थी और उन्होंने जब इस गॉल एरिया को कॉन्कर्ड किया तो इसके बाद इस एरिया का नाम उन्होंने फ्रांस रख दिया था। धीरे धीरे जो अक्रॉस अ नैरो चैनल ले द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड, जो इंग्लैंड स्कॉटलैंड के आइलैंड के पास जो नैरो चैनल था उसको भी फ्रेंच लोगों ने कॉन्कर्ड कर लिया था और वो एरिया कौन सा था, नारमंडी का एरिया था। नारमंडी का जो एरिया था उसको भी फ्रांस लोगों ने कॉन्कर्ड कर लिया था। सो धीरे धीरे इस तरह से फ्रांस का डेवलप होता चला गया। चलिए अब उन 3 ऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। 3 ऑर्डर्स। फ्रेंच प्रिस्ट कौन कौन से ऑर्डर थे वो हमने अभी पढ़ा था, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्री। क्लर्जी जो क्रिश्चियन प्रिस्ट हुआ करते थे, जो चर्च में प्रिस्ट हुआ करते थे। नोबिलिटी, नोबल्स कौन होते थे, लैंड लॉर्ड्स, और पीजेंट्री वहाँ के पीजेंट्स। तो पूरा यूरोप इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था और जो प्रिस्ट थे उन लोगों ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा था। फर्स्ट ऑर्डर प्रिस्ट और सेकंड नोबल एंड थर्ड पीजेंट। भले ही प्रिस्ट लोगों ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा हो, लेकिन सोसाइटी में जो रिलेशनशिप बना हुआ था या सोसाइटी जिसकी वजह से बाउंड थी वो रिलेशनशिप था लैंडलॉर्ड और पीजेंट्स का। ओके, सो सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। अब इसके लिए एक 12th सेंचुरी में बिगेन के ओबेस हिलगॉर्ड ने लिखा है इन ऑर्डर्स के बारे में, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि सोसाइटी इस तरह से 3 ऑर्डर्स में डिवाइड नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी में सब लोग इक्वल होने चाहिए। लेकिन इससे रिलेटेड ओबेस हिलगॉर्ड ने लिखा कि मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा चरवाहा है जो अपने सभी हर्ड्स को एक ही अस्तबल में रखता है। उसके पास अगर गायें, गधे, घोड़े, भैंस, बकरी ये सब हैं तो क्या वो सबको एक ही अस्तबल में रखता है, एक ही स्टेबल में रखता है? अगर वो सबको एक ही स्टेबल में रखेगा तो वहाँ उनकी लड़ाई हो जाएगी। इसी तरह सोसाइटी के साथ है, अगर सभी लोग इक्वल होंगे तो सोसाइटी अच्छे से रन नहीं कर पाएगी। उसका कहना था कि भगवान ने ही हम सबको अलग अलग रखा है कि चाहे स्वर्ग पर हो या फिर पृथ्वी पर, भगवान का प्यार सबको मिलता है। जैसे कि एक जो गडरिया होता है या चरवाहा होता है वो अपने सभी एनिमल्स को लव करता है, लेकिन उनको अलग अलग कैटेगरीज में बना कर रखता है। तो उनका कहना था कि भगवान का लव सबको मिलता है, लेकिन उसमें कोई समानता नहीं होती है, या फिर मतलब कि ये जो कैटेगरीज फैली हुई थी वो गॉड के द्वारा ही बनाई गई थी। ओके,
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर था क्लर्जी, उनके बारे में हम लेटर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं द नोबिलिटी, जो कि जिसकी वजह से कि सोसाइटी में मेन बॉन्ड बना हुआ था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नोबिलिटी हालांकि प्रिस्ट लोगों ने अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर में रखा था और जो नोबल थे उनको सेकंड ऑर्डर में रखा था, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो जो ये सामाजिक प्रक्रिया थी वो इन नोबल्स के बीच में और पीजेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप था उसी की वजह से बनी हुई थी। और इस रिलेशनशिप को एक नेम दिया गया था, और उसको क्या नेम दिया गया था? वेस्लेस। जो ये पीजेंट्स और नोबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप था उस रिलेशनशिप को एक नेम दिया हुआ था वेस्लेस। और वेस्लेस प्रथा के कारण ही, इसी प्रैक्टिस के कारण ही ये नियंत्रण यहाँ पर नोबल्स का पीजेंट्स के ऊपर नियंत्रण यहाँ पर बना हुआ था। जो फ्रांस के लोग थे वो आपस में अपने शासकों से, नोबल से, पीजेंट्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो वो भी वेस्लेस की वजह से ही जुड़े हुए थे। ओके, इसमें क्या होता था, एक किंग, जो ये नोबिलिटी थी, किंग इन 3 ऑर्डर्स के अंदर शामिल नहीं होता था। किंग को छोड़कर, किंग तो सबका किंग मतलब सबसे ऊपर होता था, उसके बाद जो पूरी सोसाइटी बसती थी उसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया था। इसमें जो नोबल्स लोग होते थे वो किंग को अपना भगवान मानते थे और किंग के ही वो अधीन होते थे, जिस तरह से लॉर्ड्स के अधीन पीजेंट्स होते थे। पीजेंट्स क्या करते थे? अपनी सर्विस देते थे, और नोबल्स को उसी तरह से नोबल्स अपनी सर्विस किंग को देते थे। ठीक है, इसके बदले में नोबल्स क्या करते थे? उन्हें रोटी देते थे या उनकी लाइफ से, डेली लाइफ की जो नीड्स होती थी उनको पूरा करते रहते थे। ठीक है, अब जो ये जो नोबल्स थे, इनका जो स्टेटस था सोसाइटी में बड़ा ही प्रिविलेज स्टेटस था, बड़ी ऊंची हैसियत उनकी थी। उनके पास लैंड्स होती थी, बहुत ज़्यादा लैंड उनके पास होती थी, उनके पास अपनी सेना, अपनी मिलिट्री होती थी, जिस मिलिट्री को वो बढ़ा भी सकते थे। यानी कि जो ये लोग अपनी मिलिट्री अपने पास रखते थे, ये किंग के भी काम आती थी। अगर वॉर होता था तो वो लोग अपनी मिलिट्री किंग को दे देते थे। ठीक है, यहाँ तक कि वो लोग अपने कोर्ट्स ऑफ जस्टिस को भी हेल्ड करते थे। मीन्स उनका जितना भी एरिया होता था, उनकी जितनी मीनार होती थी, उनकी प्रॉपर्टी को मीनार कहा जाता था, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। उनकी प्रॉपर्टी को मीनार कहा जाता था। अगर मीनार में लोगों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता था या कॉन्फ्लिक्ट्स होता था, उसको भी लॉर्ड ही सुलझाते थे। इवन उनके पास ये भी अधिकार था कि वो अपने कॉइन्स भी चला सकते थे, अपने नाम के कॉइन भी वो लोग चला सकते थे। ठीक है, वे अपनी जो उनकी जो लैंड होती थी उस पर जितने भी लोग बसते थे, यानी जितने घर वहाँ पर होते थे, उन सब के वो मालिक होते थे। जिसमें उनके घर, उनके खेत, उनके जो चरावा होते थे वो होते थे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, जहाँ पर लॉर्ड का घर होता था उसके खेत होते थे, वहाँ पर रहने वाले लोगों के घर होते थे, पशुओं के लिए अलग से चराह होते थे, खेती के लिए अलग से लैंड होती थी। इन सब पूरे के पूरे को क्या कहा जाता था? मीनार कहा जाता था। ओके, मीनार। और ये जो मीनार थी ये उसकी प्राइवेट लैंड होती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, जिसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार उसी का होता था। अब यहाँ पर काम करने वाले जो पीजेंट होते थे उन्हें मिलिट्री में पैदल सैनिक की तरह, फुट सोल्जर्स की तरह काम करना पड़ता था। कई बार जिस टाइम पर खेती होती थी वो खेती का काम करते थे, मतलब एग्रीकल्चर के टाइम पर वो एग्रीकल्चर का काम करते थे। लेकिन अगर कहीं पर बैटल वॉर हो जाता था उस टाइम पर इन पीजेंट्स को, जो एडल्ट पीजेंट्स होते थे मेनली, उन्हें जो है फुट सोल्जर्स की तरह यहाँ पर काम करना पड़ता था। उन्हें लॉर्ड के फार्म में भी काम करना पड़ता था और मिलिट्री में भी वर्क करना पड़ता था। नेक्स्ट है द मेनोरियल एस्टेट, यानी कि मीनार, जो लैंड, जो एक लॉर्ड के पास जो उसकी मीनार होती थी वो कैसे होती थी। इसी यहाँ पर उसका मीनार का एक मैप दिया हुआ है। ये देखिए, ये लैंड का लॉर्ड का हाउस हो गया। लॉर्ड के हाउस के पास ही सारी चीज़ें होती थी, जैसे यहाँ पर ऑटम प्लांटिंग और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। स्प्रिंग प्लांटिंग की भी ऑटम के ये जो एरिया है वो सारा का सारा खेती का एरिया है। यहाँ पर कॉमन पास्चर्स मीन्स चरावा, जहाँ पर
किसान अपने पशुओं को चराते थे वो लैंड होती थी। ये वुड लैंड यानी कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का एरिया है, ये भी फॉरेस्ट का एरिया है और ये भी फॉरेस्ट का ही एरिया है। मीन्स चारों तरफ फॉरेस्ट भी होते थे, वहाँ पर पास्चर्स भी होते थे और खेती के लायक भी ज़मीन होती थी। ठीक है, और यहीं पर इन्हीं एरियाज़ में आसपास ये देखिए यहाँ पर क्या है, जो उसके किसान होते थे उनके घर होते थे। ये मेनार यानी कि लॉर्ड का घर है। ठीक है, तो मेनार में लॉर्ड का अपना घर होता था, वो पूरे के पूरे गांव पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड तो बहुत सारे गांव के मालिक हुआ करते थे, यानी कि जो सबसे बड़ी जागीर यहाँ पर पाई गई है वो 50 to 60 परिवार यहाँ पर होते थे और ये लोग प्रतिदिन के उपभोग की प्रत्येक वस्तु इनको जागीर पर मिलती थी, जैसे कि अनाज खेतों में उगाए जाते थे, लोहार और बढ़ई लॉर्ड के औजारों की देखभाल करते थे, उनके हथियारों की मरम्मत करते थे, जबकि मिस्त्री जो होते थे वो क्या करते थे, इनकी इमारतों की देखभाल करते थे। और यहाँ पर जो विमेन होती थी उनका काम अलग से होता था, वो सूत काटती थी, कपड़े बनाती थी, लॉर्ड के जो बच्चे होते थे उनको संभालती थी, जो शराब को बनाने का काम होता था उसमें भी बहुत सारी लेडीज़ ही वर्क करती थी। सो यहाँ पर पास्चर्स भी होते थे जिनमें ये लोग जो यहाँ पर पीजेंट्स होते थे वहाँ पर अपने पशुओं को चराते थे। जो लॉर्ड के पास घोड़े होते थे वो भी इन्हीं पास्चर्स में चरने के लिए जाते थे। सो इनकी पूरी की पूरी लैंड के ऊपर इसका लॉर्ड का ही अधिकार होता था। 13th सेंचुरी से तो कुछ फोर्ट्स, ये जो फोर्ट्स होते थे, ये जो मीनार होता था, घर होता था लॉर्ड का, इनको बहुत बड़ा बनाया जाने लगा। पहले वो इतना बड़ा नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे 13th सेंचुरी तक इसको बड़ा बनाया जाने लगा, एक महल की तरह ही इसको बनाया जाने लगा था। अब इनको और ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत हो गई थी क्योंकि इनकी लैंड और इनका घर जो है बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पर एक और नई जाति इमर्ज हो गई थी और वो थी नाइट। कौन थे? नाइट। नाइट का मीनिंग क्या होता है? सैनिक। ओके, सो नाइट्स यहाँ पर होते थे जो राजा के जो लॉर्ड के दुर्ग की और उसके टेरिटरीज की, उसके एरिया की जो है गार्ड करते थे। ओके, मेनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे, यानी कि ये ऐसा नहीं हो सकता था कि इनके पास इतनी सारी लैंड है तो इसी लैंड में इनका काम चल जाएगा। उन्हें दूसरे लोगों से भी कांटेक्ट रखना पड़ता था, जैसे कि अगर उन्हें नमक, चक्की के पार्ट, दूसरे बर्तन, धातु के बर्तन जैसे लोहे कांसे के बर्तन होते हैं वो अगर चाहिए होते थे तो उन्हें वो दूर से ही मंगवाने पड़ते थे। जो ये लॉर्ड होते थे ये अपने लाइफ स्टाइल, इनका लग्जीरियस लाइफ स्टाइल होता था, मतलब बड़ी लग्जरी लाइफ ये लोग जीते थे। बड़े बड़े महंगे महंगे सामान का ये लोग यूज़ करते थे और यहाँ पर ये लोग आभूषण मतलब ज्वेलरीज वगैरह खरीदते रहते थे और जो चीज़ें इनके पास नहीं होती थी, लोकल यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती थी, वो उन्हें दूर के प्लेसेस से भी मंगवाते थे। सो इस तरह से मीनार में लॉर्ड रहा करते थे। ये पूरा का पूरा मीनार का मैप है। ओके बेटा, आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, comment and share my videos and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Keep learning.